अभी हमारे जो डेवलपमेंट हेड है नीरव श्रीवास्तव जी, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो ट्राइकोडर्मा का क्या महत्व है। अभी देवेंद्र जी ने आपको चोटी वेदक कीट के बारे में जानकारी दी, लेकिन हमें जमीन को भी स्वस्थ करना पड़ेगा। जो फंगस जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचा रही, उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या अपनाएं, क्या हमें क्रिया करना पड़े, और ट्राइकोडर्मा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। नीरव श्रीवास्तव जी। त्रिवेणी शुगर मिल कतौली के क्लब हॉल में बैठे सभी सम्मानित किसान भाइयों, नमस्कार। आप सबका त्रिवेणी परिवार की ओर से, कतौली मिल की ओर से, मिल प्रबंधन की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी कालखंडे जी ने, जो हमारे करोदा जोन के इंचार्ज हैं, आदेश किया है कि कुछ जनरल बातें, सामान्य बातें आपके बीच में चर्चा की जाएं, खास तौर से मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में। तो उस संबंध में आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य दिन पे दिन खराब होता जा रहा है और मिट्टी वेंटिलेटर पे आ गई है और इसको हमें पुनः जीवित करना है, पुनर्जीवित करना है। तो इसके लिए हमें मिट्टी को आराम देना पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल हम एक फसल बोते हैं, उसको काटते हैं, दूसरे दिन ही तीसरी फसल बो देते हैं, तो मिट्टी को मिट्टी को आराम नहीं मिल रहा है। और आराम के लिए एक काम अभी आप कर सकते हैं कि एक आराम तो मिट्टी को आप उस समय दे देते हैं जब हम अपना गन्ने की पेड़ी फसल काटते हैं, उसके तुरंत बाद तो गेहूं बो देते हैं। लेकिन कुछ गन्ना आप उस समय करते हैं, गन्ना काट के खेत को 45 से 50-60 दिन तक का आराम मिल जाता है जनवरी फरवरी में, क्योंकि आप जब धान की बुआई करते हैं तो वो पेड़ी का खेत 1.5-2 महीने खाली रह जाता है और उस समय आप उसमें खेत में गहरी जुताई भी कर देते हैं और ट्राइकोडर्मा भी मिला देते हैं, गोबर की सड़ी खाद भी मिला देते हैं। लेकिन एक मिट्टी को आराम आप इस समय भी दे सकते हैं, जैसे कि अभी आपने कोई चारे की फसल बो रखी है या किसी किसान भाई ने ढैंचा बो रखा है, तो उसमें आपको करना क्या है कि 31 जुलाई के आसपास आप उस खेत को, जो चारा है या ढैंचा है, उसको काट के हटा दें और 1 अगस्त से लेके 20 सितंबर से 25 सितंबर तक उस मिट्टी की में फिर गहरी जुताई करें, खेत को खाली छोड़ दें ताकि मिट्टी की ताकत वापस आ जाए। और उस खेत में आप या तो असोजी गन्ना की बुआई कर सकते हैं, अंतर फसल भी साथ में लगा सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि इसमें इंटरक्रॉप लगा लेंगे या कोई भी फसल लगा सकते हैं, तो मिट्टी को आराम मिल जाएगा और आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। अब कुछ बातें, जैसा कि आपको पता है मैं कुछ सामयिक चर्चा करता हूँ, तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे चीनी मिल में 38 का रकबा पिछले साल की अपेक्षा लगभग 1000 हेक्टेयर बढ़ गया है। हमारी टोटल बुआई लगभग 21,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई है, जिसमें लगभग 13,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 38 का रकबा लग गया है, जो कि पिछले साल 12,000 हेक्टेयर में था। तो जब 38 का रकबा बढ़ गया है तो 38 वैरायटी जो है लाल सड़न रोग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, और अगर लाल सड़न रोग आ गया तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी, धीरे धीरे सूख जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन हमारे चीनी मिल के किसान और हमारे स्टाफ और हम सब लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि पिछले 3 सालों से रेड रॉट बीमारी हमारे मिल क्षेत्र में घुसने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती है। मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा, पिछले 2 साल पहले, 3 साल पहले 193 खेतों में रेड रॉट आई थी, जिसका रकबा 55 हेक्टेयर था, और हम लोगों ने इतनी मेहनत की कि इससे ज़्यादा ये रेड रॉट नहीं बढ़ पाई। उससे अगले साल 173 खेतों में रेड रॉट आई, जिसमें 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हमारी फसल प्रभावित हुई और उसके आगे नहीं बढ़ पाई। पिछले साल हम लोगों ने और मेहनत की, जो अभी साल गया है, 72 खेतों में रेड रॉट आई,
और जिसका लगभग क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर था। तो रेड रॉट पे हम बराबर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इस बार एक चिंता की बात ये हो गई है कि अभी 5 दिन पहले ताजपुर गांव में हमें 6 से 7 प्लॉट लाल सड़न रोग से प्रभावित मिल गए हैं, और उसमें कुछ प्लॉट तो ऐसे हैं कि उसमें ऐसा लगता है हमें कि जून माह तक उन प्लॉटों को हमें अपरूट करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, क्योंकि 38 रेड रॉट से प्रभावित है, तो आपने पुनः निवेदन है कि इसमें ट्राइकोडर्मा जैव फफूंदनाशक सिंचाई के साथ आप लोग देते रहिएगा, और एक बात का ध्यान रखिएगा, इससे 5 दिन पहले और 5 दिन बाद कोई भी रसायन आप इसमें नहीं डालिएगा, ताकि हमारी 38 वैरायटी लाल सड़न रोग से बचती रहे और हमें कोई दिक्कत ना हो, हमारी फसल बचती रहे। हमने ब्लीचिंग पाउडर अभी से मंगवा के रख लिया है। अगर किसी किसान भाई का कोई खेत सूखता हुआ दिख रहा है, तीसरी या चौथी लाइन सूखती दिख रही है, उसकी तीसरी या चौथी पत्ती, तो तुम्हें स्टाफ को तुरंत बता दें या हमें फ़ोन कर दें, तो हम लोग उस खेत में जाके अभी से जो एक आधे मेढ़े लाल सड़न रोग से प्रभावित हो रहे हैं उनको हम लोग खेत से निकलवा देंगे और वहाँ ब्लीचिंग पाउडर दे देंगे। और लाल सड़न रोग में एक ध्यान और रखना पड़ेगा कि जिस खेत में लाल सड़न रोग आ जाएगा इस बार, तो उस खेत के बगल वाले खेत में लाल सड़न रोग से प्रभावित सिंचाई जल ना जाए, तो उस खेत की हमें मेड़ ऊंची करवानी पड़ेगी ताकि रेड रॉट दूसरे खेत में ना जा पाए। तो ये एक बात बतानी थी। बाकी आपने इस बार 18 वैरायटी का रकबा हमारा कुछ कम हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। और ये जो 118 वैरायटी है, ये एक ऐसी वैरायटी है कि 38 को यही रिप्लेस करेगी। हमारे बीच में कुछ किसान बैठे हुए हैं, अभी रतनपुरी के किसान, सम्मानित किसान, वहाँ के प्रधान भी हैं तरसपाल जी, उनसे मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे थे यहाँ हमारे बीच में ही बैठे हुए हैं कि उन्होंने तो सारा 18 बोया है और 18 से वो अच्छी पैदावार ले रहे हैं। तो 18 वैरायटी ही 38 का विकल्प है। तो अभी कुछ कहना बेकार है, क्योंकि बुआई में अभी 1 साल पड़ा हुआ है, असोज में बुआई थोड़ी होती है, लेकिन 18 वैरायटी ही हमारा एक विकल्प होगी जो अगले साल आप बोएंगे, और 38 वैरायटी धीरे धीरे हमारे बीच से जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा जैसे कि हमारे देवेंद्र जी ने बताया चोटी बेधक के बारे में, ये जो चोटी बेधक कीट है, इसमें हमें एक समेकित कीट प्रबंधन करना पड़ता है। इसके लिए चीनी मिल द्वारा कुछ अफेक्टेड शूट को कटाने की कैंपेन चलाई गई थी, जिनको हमने जमीन की सतह से काटा था, उससे कुछ चोटी बेधक कीट का नियंत्रण हुआ था। उसके बाद हमने लाइट ट्रैप लगाए थे, उससे चोटी बेधक कीट का नियंत्रण हुआ था। उसके बाद हमने टैंकर से फॉलियर स्प्रे कराया। कुछ किसान जिनके अपने टैंकर खुद थे, उससे भी मतलब फसल को रक्षा हुई है। कुछ किसानों ने इसमें टैंकर किराए पे भी चलवाए हैं। ये कैंपेन अभी जारी है, और अब आखिरी समय आ गया है कि CTPR का हमें यूज़ करना है, क्योंकि CTPR का समय चल रहा है। तो CTPR में एक बात का ध्यान रखना है कि जिन खेतों में हमारे खरपतवार वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें CTPR की डोज थोड़ी बढ़ा के डालनी पड़ेगी, और जो खेत एकदम साफ सुथरे हैं उसमें 150 ml ही काम कर जाएगी 5 से 6 बीघे में। बाकी एक काम जो अभी आप सबको करना है कि हमारे खेतों में जो पोगे हैं जिसमें गन्ने बने हुए हैं, वो कीड़ों के घर होते हैं, कीड़े उसमें छुपते हैं हमारे हर तरह के, तो उनको जमीन की सतह से काट के हटाना है, ताकि अभी 5-6 महीने पड़े हुए हैं, ताकि वो जो चोरों के घर हैं उससे कीड़े निकल के आपके पौधे गन्ने में ना आ जाएं, आपके पेड़ी गन्ने में ना आ जाएं, और हमारी फसल का नुकसान होता रहे। पिछले साल हमें 42 लाख कुंटल गन्ना कम मिला था, लेकिन इस बार जो किसान हमारे मेहनत कर रहे हैं उससे देख के लग रहा है कि ये इसकी भरपूरी इस बार हम लोग कर देंगे, और हम लोग पुनः लगभग अच्छा गन्ना पेरेंगे। 250 लाख के आसपास गन्ना हम पुनः पेरेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत का समय भी है। ये मई का महीना
पूरी मेहनत का समय है और 10 जून तक अगर हम अपने गन्ने की फसल को संभाल ले गए तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल हम लोग अच्छा गन्ना पेरेंगे और जिससे कि किसानों को भी पैसा जाएगा और चीनी मिल के भी लक्ष्य पूरे होंगे। इसके अलावा कुछ जब हम लोग खेतों में जा रहे हैं तो कहीं कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भी कमी मिल रही है। तो उसके लिए आपसे निवेदन है कि सिंचाई के बाद कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्व खाद भले चीनी मिल से ले लें या बाहर से ले लें, उसको अभी जरूर डाल लें खेतों में ताकि उसकी भरपाई भी हो जाए। इसके अलावा इस बार पोका बोइंग बीमारी है जो 18 में भी दिख रही है, 35 में भी दिख रही है, 38 में भी दिख रही है। तो इसके लिए अभी से हमें क्या करना पड़ेगा कि कार्बेंडाजिम मैंगोजेब का स्प्रे करा देंगे तो उससे भी इसको काफ़ी राहत मिलती है और पोका बोइंग बीमारी अभी आपकी खत्म हो जाएगी। कुछ जगह सैनिक कीट का भी अटैक दिख रहा है, इसके लिए हमारे पास पॉलीट्रीन दवा उपलब्ध है, उसका भी छिड़काव कर देंगे तो ये सैनिक कीट जो कई जगह दिख रहा है बढ़ता हुआ वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो बस मुझे यही बातें बतानी थी। अब मैं अपने देवेंद्र कालकंडे जी से निवेदन करता हूं कि आगे माइक संचालन की व्यवस्था संभालें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बढ़िया जानकारी श्रीवास्तव जी ने आपको दी। और देखो, भूमि का उपचार करना बेहद जरूरी है। ट्राइकोडर्मा ही एक ऐसा फफूंद है जो हमारी हानिकारक फफूंद को जमीन से रोकता है।